तो चलिए दोस्तों, आप ही की डिमांड पे ये वीडियो बन रहा है तो वायरल कर देना इस वीडियो को, ओके ना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सीएनटी जमीन का परमिशन कितने दिन में हो जाएगा? 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन में? अब मैं सारा चीज बताने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर आप झारखंड में सीएनटी जमीन की खरीद बिक्री करना चाहते हैं तो आपको जो है परमिशन लेना होगा। किससे? वो लेना पड़ेगा आपको डीसीएलआर से, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसलिए अपॉइंट किया जाता है क्योंकि ये आपके एसटी लैंड को प्रोटेक्ट करता है, जो सीएनटी एक्ट के अंतर्गत आता है। चलिए ये समझ गए। अब ये समझिए कि जमीन बेचने वाला और खरीदने वाला को क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तब वो जमीन का परमिशन मिलेगा। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, एक मेरा वीडियो है, जाकर के देखो, वहां पर पता चल जाएगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। मिस कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे समझिए कि फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी बनाया जाएगा और आपको डीसीएलआर के कोर्ट में आपको केस फाइल करना होगा परमिशन के लिए। इसमें पहला पार्टी जो होगा वो है विक्रेता होगा, सेकंड पार्टी जो होगा वो खरीदने वाला व्यक्ति होगा। अब देखिए जितना भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ अटैच करेंगे। जो फॉर्मेट आता है, फॉर्म होता है, वो भी अटैच करने के बाद आपको केस फाइल कर देना है। अब देखिए यहाँ से काउंट होगा कितना समय लगेगा, ठीक है। तो जैसे केस फाइल करेंगे तो आपका केस एडमिशन पे जाएगा। तो वकील साहब आपका बहस करेंगे वहां पर, ठीक है, बताएंगे कि हमने सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ हमने अटैच कर दिया है। ये फलना व्यक्ति है जो जमीन बेचना चाहते हैं, ये फलना व्यक्ति है जो जमीन बेचना चाहते हैं, ओके। केस एडमिशन होता है, उसके बाद आपको एक केस नंबर मिलेगा, सीएनटी नंबर उस समय कहते हैं, सीएनटी नंबर आपको मिलेगा, ओके। सीएनटी नंबर मिलने के बाद जो है आपको डीसीएलआर जो है उस केस को एडमिशन कर लेती है। ये आपको समझ लेना है, ओके। अब आगे की कार्रवाई शुरू होगा। जैसे ही केस का एडमिशन हुआ तो उसी वक्त जो है एलआरडीसी जो है वो रिपोर्ट मांगती है अंचल से, ठीक है, सीओ से रिपोर्ट मांगती है। अब यहाँ पे ये समझो कि जहां पर जमीन है, जो जमीन हम बेच रहे हैं, ठीक है, वो जमीन जो है किस अंचल के अंतर्गत आता है, ठीक है, वही सीओ से मांगा जाएगा। तो सीओ अपना रिपोर्ट बनाकर भेजती है एलआरडीसी को, तभी आपका जमीन का परमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर रिपोर्ट गलत हुआ तो आपको जमीन बेचने का अधिकार ही नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी गलत हो जाएगा तो देखिए सीओ अपने रिपोर्ट में क्या क्या बनाती है, क्या क्या लिखती है, उसको समझिए। अब यहाँ बताता हूं मैं कि सीओ जो अपने रिपोर्ट में ये बना के भेजती है कि जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है, क्या उसे जमीन बेचने का अधिकार है या नहीं है। मतलब कि उनके सच में क्या उनके पास जमीन है भी या नहीं है, कि ऐसे ही वो जमीन बेच रहे हैं, उनका कौन सी जमीन है। तो उसका स्थल निरीक्षण करना हो गया, उस जमीन का पोजीशन देखना हो गया, वो सब काम जो है सीओ ही करवाते हैं, ठीक है। तो वहां पे देखा जाएगा कि जमीन में कब्जा है या नहीं है, कितने साल से कमा रहे हो जमीन का, सच में वो डॉक्यूमेंट जो आया है मेरे पास एलआरडीसी के पास, वो सच में वो जमीन सही सॉरी कागज सही है या नहीं, ये देखा जाएगा, ओके। उसके बाद जो है जमीन रैयत जो है क्यों बेच रहा है ये भी देखा जाएगा। मतलब जो आदमी बेचने आया है जमीन को, वो क्यों बेच रहा है जमीन को, वो भी लिखना पड़ेगा सीओ रिपोर्ट में, ओके। बेचने का उद्देश्य क्या है, बीमार है, घर बनाना है, वो सब चीज वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही जो जमीन बेचा जा रहा है, ठीक है, उसका वर्तमान मूल्य कितना है। ऐसा तो नहीं है कि जो एसटी व्यक्ति है, ठीक है, जो ट्राइबल है, उसको जमीन कम दाम में दिया जाएगा। तो इसका एक मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए वो भी वहां पर लिखा जाएगा, ओके। उसके बाद विक्रेता का वंशावली भी सत्यापित किया जाएगा। मतलब एक वंशावली बना के देंगे। अगर आपका लैंड जो है, ठीक है, अगर लैंड आप ही का नाम पे है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पिताजी के नाम पे, आपके दादाजी के नाम पे, तब तो वंशावली को सत्यापित किया जाएगा कि हाँ भाई ये उत्तराधिकारी हैं जमीन का, ये सब देखा जाएगा। तो अंचल अंचल अधिकारी सीओ अपना रिपोर्ट बना करके एलआरडीसी को भेज देते हैं। तब एक डेट फिक्स किया जाता है जहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलआरडीसी जो है उनका ये मेन काम होता है, वहां पर देखते हैं कि जो व्यक्ति मेरे पास जमीन बेचने के लिए आवेदन दिया है, ठीक है, वह व्यक्ति सही है या नहीं है, उनका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, क्या उन पर कोई दबाव है या नहीं है, क्या उन्हें जमीन का सही रेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो क्यों जमीन बेच रहे हैं, वो सारा चीज वो पूछेंगी। और कौन सा जमीन है, क्या जमीन है, क्या आवश्यकता पड़ गया, सब कुछ। और जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसे भी देखा जाएगा सच में कि वो मानसिक रूप से वो सही भी है या नहीं है। तो पूछताछ वहां पे होने के बाद ही जमीन
बेचने का परमिशन दिया जाता है एलआरडीसी के पास। उसके बाद जो है आपको मिलता है क्या है, बिक्री पत्र, कि आप बिक्री कर सकते हैं किसी के नाम पर, उसके बाद जमीन आप बेच सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये समझिए सा। तो ये सभी कानूनी प्रक्रिया होता है। अब उसके बाद ऑर्डर में साइन करने की एलआरडीसी कितना परमिशन लेते हैं, अब वो जाने, वो ऑफिसर जाने, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए इतना सा ही प्रोसीजर होता है सीएनटी जमीन का खरीद बिक्री का, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। यही प्रोसेस है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है सच में, ठीक है। तो इतना इतना सब करने के लिए कभी कभी 3 महीना भी लग जाता है, कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है। तो समय कब कम होता है, जब आप सारा डॉक्यूमेंट जितना भी है आप पहले से सब कुछ क्लियर रखते हैं, और साथ में जब फाइलिंग कर रहे हैं उसी समय आप सारा डॉक्यूमेंट को एक साथ फाइल कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो वकील साहब होगा, मुंशी होगा, वो अगर वो मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो जल्दी होता है, क्योंकि अंचल का काम आप समझ रहे हैं बहुत ही टफ है, जल्दी से वो काम ही नहीं करते हैं। तो वकील साहब पे डिपेंड करता है, जिससे आप काम दिए हैं उन पे डिपेंड करता है कि आपका काम वो कितने दिन में करा सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपको, 1 महीने में आपका काम होना तय है, अगर मेहनत किया जाए जल्दी से जल्दी तो, ठीक है। ये हो सकता है। उसके बाद जो है कितना पैसा लगेगा, पैसा जो है वो मैं बात करूं तो वो डिपेंड करता है एडवोकेट पे, कितना पैसा ले रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, ओके ना। तो हम कितना लेते हैं ये सवाल हो सकता है। तो वो तो हम क्लाइंट पे देखते हैं, डिपेंड करता है कितना जमीन है, कितना जमीन बे का परमिशन लिया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो कितना कितना खर्च लगा वो एडवोकेट जाने भैया कितना लेता है। ओके, वो बात है।